हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के एक और महत्वपूर्ण महामैथन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग अपने क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसमें हम लोग हर एक टाइप के प्रश्न करने वाले हैं, जो टाइप के आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को, फिर हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, फिर हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को, और फिर हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। तो ये सारी जो क्वेश्चन होते हैं, सारे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और हर एक प्रश्न का यहाँ पर मैं उत्तर भी आपको बताऊंगा। तो इसीलिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और वीडियो को शुरू से लेकर के आपको अंतिम तक देखते रहना है। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा यदि इस प्रकार से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी चाहिए, क्लास 12 बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का प्राइस मात्र 50 रुपये रखा गया है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर हो जाता है, और इसी नंबर पे आप पेमेंट भी कर सकते हो। तो इसी नंबर पे पेमेंट करके आप लोग जब इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे स्क्रीनशॉट पेमेंट का, तो फिर आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए बताओगे उस सब्जेक्ट के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे दिए जाएंगे। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 50 रुपीज रखा गया है। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपको जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों का हम लोग महामैथन वीडियो आप लोगों के लिए लेने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, साथ ही में वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिए, ताकि वो लोग भी आकर के इस वीडियो का लाभ उठा पाए। तो चलो अब हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देखेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, और फिर लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अब सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों से करना शुरू कर देते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले, तो हर एक टाइप का प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न करवाने वाले सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे उसमें, सबसे पहले आप लोग उन सभी का क्या बताओगे, जितना भी सही ऑप्शन होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा, ताकि आपको ये सारी चीजें याद होती रहें। मतलब तुरंत तुरंत आपको ये चीजें याद होती रहें। तो जैसा कि इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया कि टाइफाइड के रोगजनक का नाम है, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही ऑप्शन टिक कर रखे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ताकि आपकी जो नज़र हो केवल उसी ऑप्शन पे जाए जो आपका सही ऑप्शन हो, और उसे आप लोग 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करो और अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने आपको सारी चीज़ें टिक करके रखी हैं। इसी प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आते हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से सही ऑप्शन आपको बताना होता है। तो इसमें जैसा कि आपका पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि टाइफाइड के रोगजनक का नाम क्या है, तो हमको बताना है टाइफाइड के रोगजनक का नाम। तो आप लोग जैसे मान लीजिए क्या नाम है इसका, टाइफाइड है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, टाइफी। तो ये आपको कुछ मैचिंग मैचिंग लग रहा है ना, तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जिस भी ऑप्शन में आपको दिया हो साल्मोनेला टाइफी, वही आपका टाइफाइड का रोगजनक का नाम होता है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि टाइफाइड के रोगजनक का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। टाइफी और टाइफाइड, टाइफी और टाइफाइड, ये आपका क्या है, मिक्स, मतलब कह सकते हैं कि मैच कर रहा है। तो इसीलिए आपको उसको अच्छे से याद कर लेना है कि टाइफाइड के रोगजनक का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है। 2-3 बार अपने मन में से आप लोग बोलिए, और उसके बाद फिर कमेंट कर दीजिए, आपको अच्छे तरह से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हमारा इसमें हो जाता है कि विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। तो विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ क्या हो सकता है, या तो डीएनए होगा, तो आरएनए, यानी कि आरएनए भी विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ हो सकता है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, डीएनए अथवा आरएनए आपका हो सकता है। ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि चिकनगुनिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है। तो हम लोग को बताना है कि जो चिकनगुनिया रोग होता है, इसका संचरण कौन चीज या किस चीज के द्वारा होता है। तो आप बता सकते हैं एडीज मच्छर जो होता है, वो आपका चिकनगुनिया रोग का बोल सकते हो आप लोग संचरण करने का कार्य करता है। तो इसीलिए आपको इसे याद कर लीजिए कि चिकनगुनिया रोग का जो संचरण करता है वो आपका एडीज मच्छर होता है। तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और 2-3 बार आप लोग इसे अपने मन में रिवाइज करिए, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि बिडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है। हमको बताना है बिडाल परीक्षण जो आपका होता है वो किस बीमारी की जांच में हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा टाइफाइड। ये चीज़ मैं पहले भी, यदि आप लोग हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, ये सारे प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों का रिविजन करवा रहे हैं ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि बिडाल परीक्षण आपका टाइफाइड, मतलब बता सकते हो कि टाइफाइड रोग को पता लगाने के लिए हम लोग बिडाल परीक्षण करवाते हैं। तो इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और 2-3 बार मन में रिवाइज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि डेंगू बुखार का वाहक है। तो डेंगू बुखार का वाहक कौन सा है, तो आप बता सकते हैं एनाफ्लीज भी है, क्यूलेक्स है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा आपका हो जाएगा एडीज मच्छर। तो डेंगू बुखार का वाहक कौन होता है, एडीज मच्छर होता है। तो इस पर आप लोग सही टिक लगा लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है विषाणु संक्रमण से बचने के लिए शरीर निम्नलिखित में से किस विशेष प्रोटीन को उत्पन्न करता है। यानी कि विषाणु संक्रमण से बचने के लिए जो हमारा शरीर होता है वो आप बता सकते हो कि इंटरफेरॉन नामक एक प्रोटीन होता है, उसको उत्पन्न करता है, जिससे विषाणु संक्रमण से हमारा शरीर बचा रहता है। इस प्रकार से आपको याद रख लेना कि विषाणु संक्रमण से बचने के लिए हमारा शरीर इंटरफेरेंस प्रोटीन को उत्पन्न करता है, और इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए। तो इस प्रकार से इस पेज पर जितने भी प्रश्न हम लोगों ने किए हैं इसे एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए। और यदि आप लोगों ने इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कर दीजिए, और साथ ही में जितने भी इसमें इस पेज पर जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए हैं उसमें से कितने आपका स्कोर रहा है, कितने आपके सही हुए हैं, उसे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला जो प्रश्न हो जाता है ये हम लोग उसको देख लेते हैं। इस पेज को मैं सही से रख देता हूँ इधर। ठीक है, तो हमारा इसमें अगला प्रश्न क्या हो जाता है, आइए उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस पेज को मैं सही से रख देता हूँ। तो अगला हमारे इसमें क्वेश्चन हो जाता है खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है। तो हमको बताना है खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई कौन सी है। पहला इसमें जो ऑप्शन आपका दिया गया है उत्पादक, यही आपका सही ऑप्शन होता है, और आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि खाद्य श्रृंखला की जो आधारभूत इकाई है, जो आधार है खाद्य श्रृंखला का, वह आपका है उत्पादक। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है कि खाद्य श्रृंखला की आधार है आपका उत्पादक। तो इसीलिए आप बता सकते हैं कि खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई आपकी उत्पादक होती है। इस पर आप लोग सही टिक लगाएंगे और साथ ही में कमेंट करेंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। हमको बताना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार का होता है, द्विदिशीय, बहुदिशीय या फिर एक दिशीय। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह आपका एक दिशीय होता है। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन अब हमारा इसमें दिया गया कि तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं। यानी कि तालाब के पानी में जो जैव निम्नीकरण से जुड़े जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किस गैस का उपयोग करते हैं, हमको बताना है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। और तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग एक बार 2 बार रिवाइज करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि पोखर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पादक है। हम लोग को बताना है पोखर पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है। इस प्रकार से आपके ऑप्शन दिए गए जिसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा शैवाल। पोखर पारिस्थितिक तंत्र में जो आपका उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक, वो आपका हो जाता है शैवाल। तो इसीलिए आप लोग इस पर सही टिक लगाओगे और 2-3 बार इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ोगे और फिर इसका आंसर देखोगे कि पोखर पारिस्थितिक तंत्र में आप लोग बता सकते हैं कि जो शैवाल होता है वो प्राथमिक उत्पादक के रूप में कार्य करता है। तो इसे भी आप समझ होंगे, तो इसे भी नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए रहिएगा, साथ ही में आपको याद होता रहेगा। संख्या का पिरामिड अगला क्वेश्चन है आपका। संख्या का पिरामिड होता है, आपको बता सकते हो आप लोग कि जो संख्या का पिरामिड होता है वो सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी होता है, यानी कि सीधा उल्टा दोनों होता है। कभी सीधा होता है कभी उल्टा होता है, यह चीज़ आपको समझना है। हमेशा उल्टा या फिर हमेशा सीधा नहीं रहता है, कभी सीधा होगा कभी उल्टा होगा। तो संख्या का पिरामिड कैसा होता है बता सकते हैं, सीधा या फिर उल्टा होता है। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे, तो इसे भी नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में नोट कर दीजिए और साथ ही में आप लोग 2-3 बार रिवाइज करिए, आपको ये रिवीजन आपका अच्छे तरीके से होता रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि निम्न में से अपघटन की प्रक्रिया सर्वाधिक तीव्र कहाँ होती है। हमको बताना है निम्न में से अपघटन की जो प्रक्रिया होती है वो सर्वाधिक तेज कहाँ पर होती है। तो आप बता सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो अपघटन की प्रक्रिया होती है वो सर्वाधिक तीव्र होती है, यानी कि बहुत ही तेज होती है। तो इसे भी आप समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। और इस पेज पर जितने भी प्रश्न हम लोगों ने किए हैं उसे आप लोग एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और साथ ही में इस पेज पर आपका स्कोर कितना रहा उसे आप बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं, उसे भी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो इस पेज पर जितने प्रश्न किए थे उसे भी आप लोग समझ लिया होगा। तो चलिए हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आइए अब हम लोग देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अब हमारा इसमें अगला जो क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि एंड्रोजन, जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, एंड्रोजन हो या फिर टेस्टोस्टेरोन हो, बात एक ही है। हार्मोन का स्रावण होता है, तो हम लोग को बताना है कि एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण कहाँ से होता है। तो आपको याद रखना है कि लीडिंग कोशिकाओं से होता है। तो ये वाला जो ऑप्शन होता है सही हो जाता है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है आपका लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि निम्न में से कौन नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो यहाँ पर शुक्राशय दिया है, प्रोस्टेट दिया है, बारबोयूरेथ्रिक ग्रंथि दी है और तुम्बिका दी है। तो इसमें से जो नर सहायक ग्रंथि है वो आपकी शुक्राशय है, प्रोस्टेट है, बारबोयूरेथ्रिक ग्रंथि है। लेकिन जो तुम्बिका है वो आपका नर सहायक ग्रंथि नहीं है बल्कि मादा सहायक ग्रंथि है। तो इसीलिए आप लोग तुम्बिका पर सही ऑप्शन लगा दो, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा नर सहायक ग्रंथि नहीं है। तो तुम्बिका नहीं है, तो तुम्बिका पर आप लोग सही टिक लगा दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका एनसीईआरटी का। इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आतरु चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि स्त्रियों में जो आतरु चक्र होता है वो सामान्यतः होता है कितने दिनों का होता है, हम लोग को बताना है। तो आपको ये अच्छे तरीके से याद रख लेना है कि जो आतरु चक्र होता है स्त्रियों में वो सामान्यतः आपका 28 से 29 दिनों तक का होता है। तो इसे आप लोग इसे भी याद कर लीजिए और साथ ही में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए ताकि ये चीज़ आपको याद होती रहे, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग, तो इसे अभी आप लोग कमेंट कर दो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि भ्रूण का रोपण कहाँ होता है। हमको बताना है कि भ्रूण का रोपण कहाँ पर होता है, योनि में होता है कि अंडवाहिनी में होता है कि अंडाशय में होता है कि गर्भाशय में होता है। तो ये तो आपको पहले से ही पता होगा कि जो भ्रूण का रोपण होता है वो आपका गर्भाशय में होता है। शिशु का जन्म गर्भाशय, मतलब जो शिशु होता है वो गर्भाशय में स्थित रहता है। तो जो भ्रूण हो जाता है, जब भ्रूण जो बन जाता है तो वो आपका गर्भाशय में चला जाता है और वहीं पर भ्रूण का रोपण होता है। इसे आप लोग समझ गए होंगे, इसे भी नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें अब दिया गया है कि मॉड्यूलर प्रवर्धन की अवस्था है। तो मॉड्यूलर प्रवर्धन की अवस्था कैसी है, एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हैं कि ह्यूमन जो कोरक पुटी के बीच की अवस्था जो होती है वो आपकी मॉड्यूलर प्रवर्धन की अवस्था होती है। ये चीज आपको वहाँ पर याद कर लेना है कि मॉड्यूलर प्रवर्धन की अवस्था ह्यूमन जो कोरक पुटी के बीच की होती है। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे ना, तो जल्दी से कमेंट कर दो। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पेज पर आप लोग सबसे पहले रिवाइज कर लो और अपना स्कोर बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही करे हैं। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर दो ना, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आप लोगों को भैया जल्दी से लाइक कर देना चाहिए और साथ ही में वीडियो को शेयर भी कर देना चाहिए ताकि सभी लोग आ जाएं, अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएं। तो अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन होता है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या है, हम लोग को बताना है। अगर आप लोगों ने इसको किया होगा बना करके तो आपको पता होगा कि मेंडल के द्विसंकर संकरण का जो फिनोटाइप अनुपात होता है वो आपका होता है 9:3:3:1, ठीक है। 9:3:3:1 आपका रेशियो 1। इस प्रकार से आपका जो पहला वाला ऑप्शन होता है सही ऑप्शन हो जाता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए और साथ में कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि जो आपका मेंडल के द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात क्या है। तो बता सकते हैं कि 9:3:3:1 ये आपका सही अनुपात हो जाता है, फिनोटाइप अनुपात, ठीक है। तो इसे आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि है, यानी कि जन्मजात जो उपापचयी जो त्रुटि है वो कौन सी है। जो फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, जो आपका होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया जो आपका होता है, आपका जन्मजात उपापचयी त्रुटि है। तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिए और इसे भी कमेंट कर दीजिए कि जन्मजात उपापचयी त्रुटि आपकी है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, रट लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की शाखा है। क्या है, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो अनुवांशिकी
के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हो, तो बता सकते हैं कि अनुवांशिकी जो जीव विज्ञान की वह शाखा, इसके अंतर्गत हम लोग अनुवांशिकी एवं विविधता का अध्ययन करते हैं, वही आपका अनुवांशिकी कहलाता है। तो इसे नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट था, कमेंट कर दीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो संतान होती है उसको पिता से 50% जीन प्राप्त होते हैं और माता से भी इसी प्रकार से। तो आपको याद हो गया होगा कि संतान को पिता से कितने प्रतिशत जीन प्राप्त होते हैं, तो आप बता सकते हैं। तो आप 50% जीन प्राप्त होते हैं पिता से। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। फिर इस पेज पर जितने भी प्रश्न हम लोगों ने किए हैं इसे आप लोग रिवाइज कर लीजिए। फिर हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न का जो टॉपिक होगा इसे समाप्त करेंगे। हम लोग अगले पेज बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो अब हम लोगों ने बहुविकल्पी कई सारे कर ही लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया, आपका दिया गया कि शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है, हम लोग को बताना है शुक्राणु जनन का अर्थ। और शुक्राणु जनन का जो टॉपिक है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड परीक्षा में आता है कई बार। तो आप लोग बता सकते हैं शुक्राणु जनन का क्या अर्थ है। तो आप बताओगे कि नर के वृषणों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम लोग शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन बोलते हैं। क्या होता है कि नर के वृषणों की जननिक उपकला कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो शुक्राणु निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग शुक्र जनन या फिर शुक्राणु जनन बोलते हैं। और यह प्रक्रिया आपके वृषण के शुक्रजन नलिकाओं में होती है। तो इसे भी आप समझ गए होंगे शुक्राणु जनन क्या होता है, किस प्रकार से जब शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु के निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है, जिस प्रक्रिया के तहत शुक्राणु का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को हम लोग शुक्रजनन या फिर शुक्राणु जनन बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपका होता है, तो इसे आप लोग याद कर लो, ठीक है। जल्दी से 2-3 बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट आप लोग करते रहिएगा, ठीक है। अब हमारे इसमें अगला क्वेश्चन दिया गया कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोनों के नाम लिखिए। यानी कि अग्रपीयूष ग्रंथि से जो स्रावित जो आपके 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होते हैं उनका नाम हम लोग को बताना है। आप बता सकते हो कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम है आपका LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तथा FSH, और साथ ही में आपका हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपके दोनों हार्मोन जो आपके होते हैं ये आपके अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, ठीक है। यह चीज आपको यहाँ पर याद रख लेना है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, 1 नंबर के लिए आ सकता है कि परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं। तो हम लोग को परिवार नियोजन की स्थायी विधि बतानी है। तो परिवार नियोजन की जो स्थायी विधि है परिवार को नियोजित करने की, वो आपकी है पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। अगर नसबंदी हो जाएगी तो फिर आप बता सकते हो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हो। तो ये आपकी हो जाती है स्थायी विधि, यानी कि अगर आप लोग इस चीज का उपयोग करते हो तो भविष्य में आप लोग संतान उत्पन्न नहीं कर पाओगे। तो यही आपकी होती है स्थायी विधि। तो इसीलिए आप बता सकते हो कि परिवार नियोजन की जो स्थायी विधि होती है वो पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी होती है। पुरुष नसबंदी को हम लोग वासेक्टॉमी बोलते हैं और महिला नसबंदी को हम लोग ट्यूबेक्टॉमी बोलते हैं। तो इसे समझ गए होगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है शुक्रवाहिका उच्छेदन यानी कि वासेक्टॉमी पर टिप्पणी कीजिए। अब ये क्या है वासेक्टॉमी, मतलब क्या, मैंने आपको बताया था पुरुष नसबंदी। यानी कि जब पुरुष नसबंदी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो उसको हम लोग को यहाँ पर बताना है कि वासेक्टॉमी यानी कि पुरुष नसबंदी पर हम लोग को टिप्पणी करनी है। तो बता सकते हो आप लोग शुक्रवाहिका उच्छेदन या फिर आप बोल सकते हो वासेक्टॉमी को पुरुष नसबंदी भी कहते हैं। क्या होता है कि वो शुक्रवाहिका उच्छेदन या वासेक्टॉमी को पुरुष नसबंदी भी कहा जाता है। और यह आपका गर्भ निरोधन की स्थायी विधि, यानी कि इसके द्वारा आप लोग स्थायी विधि अपना सकते हो गर्भ निरोधन की, जिसमें एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा दोनों शुक्रवाहिकाओं को काट या फिर बांध दिया जाता है। यानी कि जिससे शुक्राणु का मतलब कि निकलता है वो क्या होता है, जो नलिका होती है उस नलिका को काट दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है। इसकी वजह से जो वीर होता है, वीर में शुक्राणु अनुपस्थित रहते हैं। यानी कि जब वीर में शुक्राणु ही नहीं रहेंगे तो फिर नई संतान कैसे पैदा हो पाएगी। तो इसीलिए आप लोग बता सकते हो कि पुरुष नसबंदी में यही चीज होती है। इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन होता है और इस ऑपरेशन के तहत दोनों जो शुक्रवाहिकाएं होती हैं उसको काट दिया जाता है या फिर बांध दिया जाता है, जिससे वीर में शुक्राणु अनुपस्थित होते हैं और यह आपका पुरुष नसबंदी कहलाता है। तो इसे समझ गए होंगे, तो इसे भी नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया गया कि जनन स्वास्थ्य क्या है। तो आप बताओगे कि WHO के अनुसार जनन के संबंधित सभी पहलुओं, क्या है कि जनन स्वास्थ्य क्या है। तो बताओगे WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं जैसे कि शारीरिक,
सामाजिक, भावनात्मक और साथ ही में व्यवहारिक स्वास्थ्य ये आपका जनन स्वास्थ्य कहलाता है। ये भी आपका एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि जनन स्वास्थ्य क्या है, तो आप बता सकते हैं WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया, भावनात्मक हो गया और व्यवहारिक स्वास्थ्य को ही, यानी कि जब सभी चीजें स्वास्थ्य होंगी तो उसे हम लोग जनन स्वास्थ्य बोलेंगे। यानी कि जब आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, सामाजिक भी आप लोग स्वस्थ होंगे, भावनात्मक भी रूप से आप लोग स्वस्थ होंगे और आपका व्यवहार भी एकदम स्वस्थ होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। और ये WHO अनुसार यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये आपकी परिभाषा होती है। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे भी एक बार रिवीजन कर लीजिए आप लोग इस पेज पर जितने भी प्रश्न हम लोगों ने करे हैं, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और प्रश्नों को समझते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। चलो भैया अगला पेज लेकर के आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है अभी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अब इसमें 3 परिभाषाएं आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकती हैं। एक आपका होता है अपयुग्मन, दूसरा आपका होता है असंग जनन, तीसरा आपका होता है अनिषेक फलन। अब ये तीनों अलग अलग करके आएंगे, लेकिन मैंने आपका तीनों एक साथ में बता दिया क्योंकि तीनों महत्वपूर्ण है, तो तीनों आ सकती हैं। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया इसको और इसमें तीनों को समझा दिया कि आप लोग तीनों समझ जाओ, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आ सकती हैं। पहला आपका इसमें अपयुग्मन है, दूसरा आपका असंजनन, तीसरा आपका अनिषेक फलन है। तो सबसे पहले हम लोग अपयुग्मन को परिभाषित करेंगे, फिर असंजनन को, फिर अनिषेक फलन को। तो इसे क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए, फिर हम लोग उसका पहला जो अपयुग्मन होता है उसको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे अपयुग्मन की, फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश से किसी अन्य अगुणित कोशिका जैसे कि सहायक या फिर प्रतिध्रुवी कोशिका से होता है, तो वह प्रक्रिया आपकी अपयुग्मन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपयुग्मन कहलाती है। कि जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की किसी अन्य अगुणित कोशिका, जैसे मान लो भ्रूण है, जो भ्रूण का निर्माण जब भ्रूण कोश की किसी अन्य कोशिका से होता है, अन्य अगुणित कोशिका से होता है, जैसे कि सहायक हो जाए या फिर प्रतिध्रुवी कोशिका जो होती है भ्रूण कोश में उससे हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वह प्रक्रिया आपकी अपयुग्मन कहलाती है। तो अपयुग्मन आप लोग समझ गए होंगे, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, 2-3 बार रिवीजन करेंगे याद हो जाएगा। दूसरा इसमें आपका क्वेश्चन है असंग जनन। तो असंग जनन में आप लोग बताओगे कि इसमें आवर्तबीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही, अर्थात नर एवं मादा युग्मक के संलयन के बिना ही भ्रूण का निर्माण होता है, उसे हम लोग असंग जनन बोलते हैं। क्या होता है? इसमें आवर्तबीजी पादप में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही जब नर कह सकते हैं कि भ्रूण का निर्माण हो जाए, यानी कि नर और मादा युग्मक के संलयन के बिना ही जब भ्रूण का निर्माण हो जाए, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे असंग जनन। तो इसे भी समझ गए होंगे, इसे भी याद कर लीजिए। तीसरा इसमें आपका था अनिषेक फलन, ये इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है अनिषेक फलन। तो इसमें आप बताओगे कि इसमें पादपों के परागण, यानी कि इसमें पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। उदाहरण में आप बता सकते हो बीज रहित जो फल होते हैं उनमें इसी प्रकार का निषेचन पाया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इनमें क्या होता है, पादपों में परागण नहीं होता है, साथ ही में निषेचन के बिना ही ये फल का निर्माण हो जाता है। उदाहरण में आप बता सकते हो बीज रहित फलों का विकास। तो इसे आप समझ गए होंगे, इसे भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में आ सकता है कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? हम लोग को बताना है कि सेब को आभासी या फिर कूट फल या फिर असत्य फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, ये चीज हमको बतानी है। तो आप बताओगे निषेचन पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है। मेनली आपको पता होगा कि जो फल बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद में अंडाशय जो होता है वो परिपक्व हो जाता है, वो परिपक्व होकर के फल का निर्माण कर देता है। वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। ऐसा फल जो आपका होता है वो सत्य या फिर असली फल कहलाता है। यानी कि आपको पहले से पता असली फल क्या होता है, उसको समझो आप लोग कि जब निषेचन होता है, समझो जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद अंडाशय जो होता है वो आपका परिपक्व हो जाएगा, वो परिपक्व होकर के फल का निर्माण करेगा और जो बाकी जो चीजें होंगी पुष्प में वो सारी चीजें झड़ जाएंगी और ऐसा जो फल होता है उसे हम लोग सत्य फल या फिर कह सकते हो आप लोग असली फल बोलते हैं। और वहीं पर जो आभासी फल होता है वह यानी कि नकली फल या फिर कूट फल या फिर आप लोग असत्य फल बोल सकते हो, फल का विकास अंडाशय से ना होकर के पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? आभासी या फिर असत्य फल कहलाता है। सेब में चूंकि पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है, अतः सेब को आभासी फल कहा जाता है। समझ गए आप ना? देखो सभी जो फल होते हैं, जो सत्य फल होते हैं, उसमें जो कह सकते हो कि जो फल का विकास होता है, यानी कि जो फल का निर्माण होता है वो आपका अंडाशय से होता है, लेकिन जो सेब होता है, सेब जो होता है उसका जो खाने योग्य भाग होता है वो आपका अंडाशय से नहीं बल्कि पुष्पासन से होता है। तो इसीलिए आप बता सकते हो कि जो सेब होता है वो आपका एक आभासी फल होता है, यानी कि असत्य फल होता है।
और ये चीज़ आप समझ भी गए। साथ में क्वेश्चन था कि पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, तो कहते हैं पुष्पासन, मैंने आपको बताया ही है। तो ये जो क्वेश्चन था अभी कंप्लीट हो गया, इसे भी याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि एक आवर्तबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम लिखिए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए कि नर युग्मकोद्भिद यानी कि जो परागकण होता है, परागकण का निर्माण होता है परागकोश के लघु ईंधनी में, और जो मादा युग्मकोद्भिद होता है यानी कि भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश का विकास आपका होता है अंडाशय के बीजांड में। ठीक है, आप ये चीज समझ सकते हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, नरयुग्मकोद्भिद यानी कि जो परागकण होता है जिसे हम लोग नरयुग्म बोलते हैं, उसका विकास होता है परागकोश के अंदर, लघु व्यवधानी होती है उसके अंदर उसका विकास होता है। और वहीं पर जो मादा युग्मकोद्भिद होती है यानी कि भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश में जो आपका विकास होता है आपका अंडाशय के अंदर बीजांड होता है, बीजांड के अंदर ही भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे नर और मादा के लिए, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और साथ ही में इस पेज पर जितने प्रश्न किए हैं हम लोगों ने उसे आप लोग रिविजन कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज पर और भी प्रश्नों को देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी, जिसे आप लोग याद करते हुए चलिएगा। अब हमारा इसमें जो अगला प्रश्न होने वाला है, ये देखते हैं कौन सा प्रश्न होने वाला है। तो प्रश्न आपका होने वाला है क्रो मैग्नान मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका कि क्रो मैग्नान मानव पर हम लोग को संक्षिप्त टिप्पणी बताना। तो बता सकते हो कि मानव का उद्भव प्लीस्टोसीन युग में हुआ। किसमें हुआ था? प्लीस्टोसीन युग में हुआ था मानव का उद्भव। आधुनिक मानव का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है आपका? होमो सेपियंस है। तथा क्रो मैग्नान मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम आपका होता है होमो सेपियंस। क्या था? होमोसेपियंस फासिलिस है, यानी कि ये चीज समझना है आपको। जो आधुनिक मानव है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम है आपका होमोसेपियंस, और जो क्रो-मैग्नान मानव है उसका जंतु वैज्ञानिक नाम आपका होता है होमोसेपियंस फैसिलिस। ये चीज आपको यहाँ पर समझ लेना। तो क्रो-मैग्नान पर इतना आप लोग लिख दोगे तो आपको यहाँ पर अगर 1-2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। तो इसे भी याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारे इसमें दिया गया कि रोमर के मतानुसार आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। तो रोमर के अनुसार हम लोग को बताना है आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों के नाम। इंपॉर्टेंट है, आप बता सकते हो कि रोमर ने अपने यानी कि रोमर के मत के अनुसार रोमर ने मानव प्रजातियों को 4 समूह में बांटा है। पहला आपका है काकेसाइट्स, दूसरा आपका है मंगोलाइट्स, और तीसरा आपका होता है निग्रोइड्स, और चौथा आपका होता है ऑस्ट्रेलाइट्स। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था मानव प्रजातियों को। तो उसमें आप बता सकते हो पहला आपका होता है काकोसाइट्स, दूसरा आपका होता है मंगोलाइट्स, तीसरा आपका होता है निग्रोइड्स, और चौथा आपका होता है ऑस्ट्रोलाइट्स। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। इसे भी आप समझ के होंगे तो इसे भी याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। तो 4 रोगों के नाम हमको बताने जो कि विषाणुओं के द्वारा होते हैं मनुष्य में। तो उसमें आप बताते हो पोलियो है, डेंगू ज्वर है, खसरा है, रेबीज है, चेचक है, हेपेटाइटिस है। तो ये सारे रोग हैं आपके विषाणु जनित रोग जो मनुष्य में होते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको 4 के बदले 6-7 बता दिए हैं, ताकि अगर आपको इसमें से जो भी इजी लगे आप लोग 4 याद कर लेना। ठीक है, तो क्या है आपका? पहला पोलियो है, डेंगू ज्वर है, खसरा है, रेबीज है, चेचक है तथा हेपेटाइटिस आदि विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। जैसे आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अब इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 रोगों के कारक एवं वाहक का नाम लिखिए। पहला रोग है इसमें आपका फील पाँव, दूसरा आपका है मलेरिया, तीसरा आपका है मास्टिक ज्वर यानी कि डेंगू। ये तीनों रोग आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और एक एक नंबर में क्वेश्चन का बन सकता है कि फील पाँव के कारक का नाम लिखिए और वाहक का नाम लिखिए, या फिर पूछ ले मलेरिया के कारक या वाहक का नाम लिखिए, या फिर आपसे पूछे डेंगू के कारक या वाहक का नाम लिखिए। तो आप लोग क्या बताओगे वो चीज़ आइए समझ लेते हैं। सबसे पहला रोग है आपका फील पाँव, जिसे हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं। तो फाइलेरिया का जो कारक होता है आपका हो जाता है व्यूचेरिया वैनक्राफ्टी, और इसका वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। यानी कि जब मादा क्यूलेक्स मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो उसमें क्या होता है, इस प्रकार से कारक चला जाता है व्यूचेरिया वैनक्राफ्टी। इसकी वजह से किसी व्यक्ति का फील पाँव हो जाता है। यानी कि फील पाँव में क्या होता है, पैर वगैरह जो होता है बहुत ही हाथी के समान मोटे मोटे हो जाते हैं, उसको हम लोग फील पाँव या फिर फाइलेरिया बोलते हैं। दूसरा आपका इसमें दिया गया है कि मलेरिया। तो मलेरिया का जो कारक होता है वो आपका हो जाता है प्लाज्मोडियम जाति, और वाहक होता है मादा एनाफ्रीज मच्छर। इसे भी समझ लीजिए। मलेरिया वाला भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन आता है। इसमें आपका तीसरा है डेंगू। डेंगू का आपका जो कारक होता है आपका होता है फ्लेवी विषाणु, और इसका जो वाहक होता है वो मादा एडीज मच्छर होती है। तो इस प्रकार से तीनों रोग के मैंने आपको कारक वाहक बता दिए। यहाँ पर आपको 2 ही बताने थे लेकिन मैंने तीनों बता दिए, तीनों इंपॉर्टेंट थे इसीलिए। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर दीजिएगा। अभी तक यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो क्यों भैया क्यों नहीं किया लाइक? जल्दी से लाइक करो।
फिर हम लोग क्या करेंगे, अगले पेज से बढ़ेंगे और भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे और फिर लघु उत्तरीय फिर दीर्घ उत्तरीय को करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं तो जल्दी से लाइक कर दो। साथ ही में यदि तक आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को, तो अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए चैनल होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हम आपको करवाते हैं और बहुत सारी मेहनत आप लोग के लिए करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करो। ये आपका कर्तव्य है और जो मेरा कर्तव्य है वो तो मैं निभा रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए आप लोग अपना कर्तव्य भी निभाते रहिए साथ साथ में। तो चलो अब हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो इसमें प्रश्न है वो आपका है कि न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में अंतर आइए समझ लेते हैं। इस प्रकार से आप लोग हेडिंग लगा दोगे, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स पे लिखना स्टार्ट करोगे कि यह दो अणुओं नाइट्रोजनी क्षारक तथा पेंटोज शर्करा से बनता है। जो आपका न्यूक्लियोसाइड्स होता है आपका दो अणुओं से मिलकर के बनता है। पहला आपका होता है नाइट्रोजनी क्षारक, दूसरा आपका होता है पेंटोज शर्करा। वहीं पर न्यूक्लियोटाइड्स की यदि हम लोग बात करेंगे तो उसमें बता सकते हो कि आपका तीन अणुओं से मिलकर के बनता है। पहला आपका होता है नाइट्रोजनी क्षारक जो कि इसमें भी था, दूसरा आपका होता है पेंटोज शर्करा जो कि इसमें भी था, जो तीसरा इसमें अलग जो होता है वो आपका होता है फास्फेट। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि जो न्यूक्लियोसाइड्स होता है आपका दो अणु से मिलकर के बनता है। पहला नाइट्रोजनी क्षारक, दूसरा आपका पेंटोज शर्करा होता है। और जो दूसरा इसमें जो आपका इसमें न्यूक्लियोटाइड्स है ये आपका तीन अणु से मिलकर के बनता है, जिसमें पहला आपका नाइट्रोजनी क्षारक, फिर पेंटोज शर्करा और तीसरा आपका होता है फास्फेट। तो इस प्रकार से एक एक पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया है। न्यूक्लियोसाइड्स में आपका दूसरा पॉइंट है कि यह क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जो न्यूक्लियोसाइड्स में आपका जो तीसरा पॉइंट है आप बता सकते हो कि ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स के घटक हैं, यानी कि जो न्यूक्लियोसाइड्स हैं ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स के घटक होते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये आपका न्यूक्लिक अम्ल ऊर्जा वाहक तथा सहज एंजाइम के घटक हैं। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में जो भी अंतर था मैंने आपको समझा दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े नहीं रहते हैं और जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जुड़े रहते हैं। जो आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है आपका वृत्ताकार होता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए आपका रेखीय होता है। तो इस प्रकार से दो दो अंतर मैंने आपको बता दिए हैं। पहला अंतर मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है इसके साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा नहीं रहता है, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा रहता है। दूसरा अंतर मैंने आपको बताया कि जो आपका प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है और जो आपका यूकैरियोटिक डीएनए होता है आपका रेखीय होता है। तो दो दो पॉइंट आप लोग बता सकते हो, पूरे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन अब हमारा इसमें हो जाता है कि डीएनए एवं आरएनए की शर्करा में हम लोगों को अंतर बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है और अंतर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है पहले से बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको मैं बताता हूँ। तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है और वहीं पर इसमें थाइमीन भी पाया जाता है। आपको समझना है कि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है और उसमें थाइमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में क्या होता है राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें क्या था डीऑक्सी राइबोज और यहाँ पर आपका क्या था राइबोज शर्करा उपस्थित होती है तथा थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। यानी कि जहाँ पर यहाँ पर जो डीएनए होता है उसमें थाइमीन होता है और जो आरएनए होता है इसमें जो कह सकते हैं थाइमीन की जगह पर आपका होता है यूरेसिल। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए हैं इसमें अंतर कि जो डीएनए होता है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और उसमें थाइमीन पाया जाता है, जबकि आरएनए में आपका राइबोज शर्करा उपस्थित होती है तथा थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे ना, तो जल्दी से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया कि डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं इकाइयों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होता है। डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम हम लोग को बताने हैं। आप बताओगे प्रत्येक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड डीएनए यानी कि डीएनए अणु जो आपका होता है वो आपका डीऑक्सी राइबो शर्करा, फास्फेट मूलक तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक जिसमें आपके एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन तथा साइटोसिन के जुड़ने से बनता है। और ये तीनों इकाइयां मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करती हैं जो 4 प्रकार का होता है। पहला आपका इसमें होता है डीऑक्सी एडिनाइलिक अम्ल, दूसरा आपका होता है डीऑक्सी गुइनाइलिक अम्ल, तीसरा आपका होता है डीऑक्सी साइटिडाइलिक अम्ल और चौथा आपका होता है डीऑक्सी थाइमिडाइलिक अम्ल। तो इस प्रकार से डीएनए में पाई जाने वाली 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को और फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद में हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं, फिर लघु फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं किया। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं
और लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2005 में, 6 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 14 में, 16 में, 19 में, 22 में, 23 में, यानी कि बहुत बार, यानी कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है उसको अच्छे से समझ लेना है। ये दोनों आपके अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं कि डीएनए क्या होता है उसके बारे में बताइए, तो आप लोग इतना लिख दोगे। और यदि आपसे आरएनए के बारे में पूछ ले तो आप लोग इतना लिख सकते हो। और यदि आपका ये दोनों अंतर में पूछा जाएगा जो कि आपके हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग ये पूरा लिखोगे। तो क्या क्या लिखोगे पूरा चीजें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दो इस प्रकार से, फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इधर डीएनए का हेडिंग लगा दोगे, इधर आप लोग आरएनए का हेडिंग लगा दोगे। तो इसमें आप लोग डीएनए में पहला पॉइंट बताओगे कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए आपका होता है ये आपका मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, तो इसलिए आप लोग पहला पॉइंट इसमें अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आरएनए में पहला पॉइंट देखते हैं। तो डीएनए में मैंने आपको बताया कि आपका केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन जो आपका आरएनए होता है ये आपका मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में जो एक एक पॉइंट थे मैंने दोनों आप एक एक पॉइंट आपको समझा दिया है। फिर हम लोग अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब डीएनए में हमारा अगला पॉइंट हो जाता है कि इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। यानी कि जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म हमसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको याद रखना है। फिर आपको इसमें बताना है कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आरएनए होता है इसका पूरा नाम होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। यानी कि जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, और जो आपका आरएनए होता है इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से इसमें दो दो पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लो जल्दी से। फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब डीएनए में आपका जो तीसरा पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है कि इसमें एजीटीसी, यानी कि ए मतलब होता है एडेनिन, जी मतलब होता है ग्वानिन, टी मतलब होता है थाइमिन, और सी मतलब होता है आपका साइटोसिन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। और वहीं पर यदि हम लोग आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में भी आपका सेम पाया जाता है, बस केवल जो आपका थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह पर आपका यूरेसिल पाया जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका आरएनए होता है इसमें आपका एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट का कंप्लीट हो गया। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब डीएनए में हमारा अगला पॉइंट हो जाता है कि यह आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। जो आपका डीएनए होता है आपका आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। वहीं पर यदि हम लोग आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए जो आपका होता है वो आपका प्रायः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, मुख्यतः क्या करता है आरएनए आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कितनी बार आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, यानी कि क्वेश्चन की बोर्ड परीक्षा में 13 बार पूछा गया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में भी। तो इसे आप लोग जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आपका ये क्वेश्चन अति लघु में भी आता है, लघु में भी आता है और दीर्घ में भी पूछा जा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, मानव जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा भी गया है, 2016 में, 19 में, 20 में और 22 में। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2024 में इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आपका होता है आखिर क्या होता है, और मानव जीवन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या महत्व होता है। इसको हम लोग आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ में इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि डीएनए और आरएनए में अंतर, जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण है, उसको तो तैयार करना ही करना है। उसके बाद में फिर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूरी जानकारी हम लोग आपको बताएंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर अति लघु में आएगा तो भी आपको इसी में से थोड़ा सा लिख देना है, लघु में आएगा तो भी आपको मैं बताऊंगा कितना लिखना है, और दीर्घ में आ जाता है
तो भी मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा। तो सबसे पहले आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिभाषा बताएँगे, तो आप लोग बताएँगे कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से यदि ये क्वेश्चन आपका अति लघु में आता है, तो आपको बस इसकी परिभाषा लिख देनी है। तो क्या लिखोगे आप लोग कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की जो मैचिंग के द्वारा जब हम लोग किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं, तो उसको ही हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन अति लघु में आएगा, तो आप लोग इतना कर देंगे। फिर आप लोग आगे इसमें बताओगे कि जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, यदि आपसे अति लघु में या फिर बहुविकल्प में पूछ लिया जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी, तो आप लोग बता सकते हैं कि इस तकनीक की खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में की थी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर प्रकार के प्रश्न में अगर ये क्वेश्चन आता है, अति लघु में आए तब भी आप लोग ये कर सकते हो, लघु और दीर्घ में तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि प्रत्येक जीव की जो डीएनए संरचना होती है तथा आनुवांशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है। यानी कि जो आपका प्रत्येक जीव होता है, उसमें जो डीएनए संरचना होती है, वो सबसे भिन्न होती है। यानी कि किसी भी जीव में एक जैसा नहीं होता है, हर एक जीव का अलग-अलग डीएनए संरचना होती है। तो इसीलिए आप लोग ये पॉइंट भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो-जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए, आप लोगों ने जान लिया है। अब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि को समझेंगे कि किस विधि के द्वारा हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं, किससे करते हैं, किस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर होती है, उसको अब हम लोग समझेंगे। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन अति लघु में आएगा, तो आपको इतना कर सकते हो, लेकिन जब आपका लघु में आएगा, फिर दीर्घ में आएगा, तो फिर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि भी बतानी पड़ेगी और साथ ही में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या उपयोग होते हैं, उसको भी बताना पड़ेगा, यानी कि उसका महत्व भी बताना पड़ेगा। तो अब हम लोग आगे इसमें समझेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि किस प्रकार से होती है। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ इसमें करना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल सा 2-4 लाइन आपको समझ लेना है, बस आपको समझ जाओगे पूरा क्वेश्चन कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग बताओगे कि डीएनए को पृथक करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, डीएनए को पृथक करेंगे। अब डीएनए हम लोग शुक्राणु से भी कर सकते हैं, रक्त से भी कर सकते हैं, कंकाल से भी कर सकते हैं। तो जहाँ से भी हमको डीएनए मिलेगा, वहाँ से हम लोग डीएनए को पृथक कर लेंगे। शुक्राणु से मिले तो शुक्राणु से, रक्त से मिले तो रक्त से, कंकाल से मिले तो कंकाल से। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट इसमें आपका आता है विधि में कि डीएनए को काटना, यानी कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अब डीएनए को काटेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आप लोग इसमें करोगे जेल विद्युत कण संचालन करना। पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग डीएनए को पृथक करोगे किसी भी चीज से, जैसे आप शुक्राणु से करते हो या फिर रक्त से करते हो या फिर कंकाल से करते हो। उसके बाद में फिर हम लोग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उसको काटेंगे। फिर हम लोग जेल विद्युत कण संचालन करेंगे और फिर हम लोग चौथा पॉइंट जिसमें आपका हो जाएगा प्रोब का वीएनटीआरएस के साथ हम लोग जोड़ देंगे और फिर लास्ट में हम लोग फिंगरप्रिंट निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी विधि होती है। 5 पॉइंट आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। तो इतना आप लोग लिख दोगे, अगर ये क्वेश्चन आता है आपसे बोर्ड परीक्षा में, तो ये भी आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर इसमें लास्ट में आपको समझना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग बताइए। तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी है। तो हम लोग यहाँ पर 4 पॉइंट आपको बताएँगे और आप लोग अपने हिसाब से भी इसमें अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहो, बोर्ड एग्जाम में अगर कोई पॉइंट आपको नहीं भी याद आ रहा हो, तो आप लोग ऐड कर सकते हो, क्योंकि मूवी वगैरह देखते हो तो उसमें आपको सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। पहला पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, पैतृत्व निर्धारित करना, यानी कि पैतृत्व निर्धारित करने में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, तो उसके पिता का पता लगाने के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग बता सकते हैं कि व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में, यानी कि मान लीजिए कोई भी मर्डर हो जाता है, तो अगर मान लीजिए व्यक्ति ने नहीं किया है, उसका कोई हाथ का निशान वगैरह नहीं है वहाँ पर, तो फिर उसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से उसको निर्दोष भी साबित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ऐसा हम लोग इसमें बता सकते हैं कि हत्या या फिर बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करने में, यानी कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए हत्या करके चला जाता है, तो अगर वो किसी भी चाकू को छूता है या फिर उसको मारता है, तो उसका जो हाथ का जो निशान होगा उसके शरीर पे पड़ जाएगा और उसी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से ही हम लोग दोषी की पहचान कर सकते हैं कि किसने इसका मर्डर किया है, फिर बलात्कार किया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो, महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आपका हो जाता है कि बाढ़ या फिर भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में, यानी कि ऐसा होता है कि बाढ़ या फिर भूकंप में जब कोई व्यक्ति मारा जाता है, तो ऐसा होता है कि कभी-कभी उसकी लाश पहचान में नहीं आती है, तो उसको पहचान करने के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा इसमें अगला प्रश्न हो जाता है कि जीनोटाइप तथा फिनोटाइप पर टिप्पणी कीजिए। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 10 में, 11 में, 18 में, 19 में, यानी कि 5 बार पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। तो आप लोगों को यहाँ पर जीनोटाइप तथा फिनोटाइप में अंतर बताना है, आप कह सकते हैं कि टिप्पणी बताना है, परिभाषा बतानी है। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे
जीनोटाइप की परिभाषा में। तो आप लोग बता सकते हो, जीनोटाइप हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि जो जीव की जो जीनी संरचना होती है उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि जीव की जो जीनी संरचना होती है उसको हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। अर्थात जीनोटाइप जीव के आनुवंशिक संगठन को प्रदर्शित करता है। जो जीनोटाइप होता है और जीव की जो जीनी संरचना होती है वो प्रदर्शित करता है। जो जीनोटाइप होता है और जीव की जो जीनी संरचना होती है इसको उनसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। और जो जीनोटाइप होता है वो आपका जीव के जो आनुवंशिक संगठन होते हैं उनको प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से आप लोग जीनोटाइप के बारे में समझ गए होंगे। अब हम लोग फिनोटाइप की बात कर लेते हैं। तो फिनोटाइप बहुत ही सिंपल है। आप लोग इसमें बताओगे कि किसी जीव के बाह्य लक्षणों को ही हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। क्या होता है, जो कोई जीव है उसके जो बाह्य लक्षण होते हैं उसको ही हम लोग फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जीव आप लोगों ने देखा तो वो आपका कैसा है, जैसे मान लीजिए उसकी आंख है, आंख का रंग हो गया, साथ ही में कह सकते हैं कि जो पौधा हो गया, पौधे का लंबापन हो गया, बौनापन हो गया, यानी कि ये चीज बाहर से आपको दिखाई दे जाती है। तो वही आपका फिनोटाइप होता है। यानी कि किसी जीव के जो बाह्य लक्षण को फिनोटाइप हम लोग बोलते हैं, जो जीव में बाहर से ही दिखाई दे जाता है। जैसा कि लंबापन, बौनापन, आंख का रंग, ये सब आप लोग बाहर से देख सकते हो, तो इसीलिए आप लोग इसे फिनोटाइप बोल सकते हो। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मेंडल के 3 नियम होते हैं। तीनों नियम आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेंडल का जो प्रभाविता का नियम होता है उसे भी मैंने आपको पहले वीडियोस में करा दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें मेंडल के पृथक्करण का नियम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रभाविता का नियम होता है, जो कि आपका अति लघु में भी आता है, लघु में भी आता है, और साथ ही में आपका कह सकते हैं कि और ये तीनों एक साथ में आपके दीर्घ में भी आ सकते हैं। तो उसके बाद में फिर आपका पृथक्करण का नियम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए अब हम लोग मेंडल का जो पृथक्करण का नियम होता है उसको हम लोग समझेंगे। ये आपका मेंडल का द्वितीय नियम भी होता है। तो इसमें आप लोग बता सकते हो, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में, 22 में, 23 में 3 बार पूछा गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है ये। तो इसीलिए आपको उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो चलिए देखते हैं पृथक्करण का नियम किस प्रकार से होता है। तो आप लोग इसमें बताओगे कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। ये मैंने आपको प्रभाविता के नियम में बताया था। आगे आप उसमें बताओगे, लेकिन दूसरी जो पीढ़ी होती है इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। होता यह है कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन जो दूसरी पीढ़ी आएगी उसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देंगे एक निश्चित अनुपात में। तो उसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझ भी सकते हो उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए आप लोगों ने क्या लिया, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया, एक आप लोगों ने शुद्ध बौना पौधा लिया। लंबे पौधे को हम लोग कैपिटल टी से दर्शा दिए, और शुद्ध बौने पौधे को हम लोग स्मॉल टी से दर्शा दिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गए, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना आपके जनक हो गए। तो यहाँ से जो आपका शुद्ध लंबा है, यहाँ से आपका जो युग्मन निकल करके आएगा आपका हो जाएगा कैपिटल टी, और जो शुद्ध बौना होगा यहाँ का जो युग्मन निकल करके आएगा आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो ये आपका हो जाएगा युग्मक। क्या हो जाएगा आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी आपका युग्मक हो जाएगा। तो फिर जब आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। वो ना ही बहुत ज्यादा लंबे होंगे और ना ही वो बौने होंगे, यानी कि बौने और लंबे के बीच के होंगे। तो उसे हम लोग 100% संकर लंबे पौधे बोलेंगे, जो कि आपकी प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में दिखाई देंगे। तो ये आपका प्रभावी लक्षण इसमें दिखाई देगा। उसके बाद में फिर हम लोग जब क्या करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी का जब हम लोग स्वासंकरण कराएंगे, तो फिर आगे मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग दूसरी पीढ़ी में देखते हैं तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों एक ही निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखोगे, तो जब आप लोग क्या करोगे, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि स्वासंकरण कराओगे, तो यहाँ से आपका युग्मन निकल कर आएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ का भी युग्मन सेम रहेगा इस प्रकार से। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, पुनेट चौखाना बनाएंगे, और चौखाने की मदद से हम लोग इसका अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग चौखाना इस प्रकार से बना सकते हैं। ऊपर आप लोग ये वाला युग्मन लिख दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, नीचे आप लोग ये वाला लिख दीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी यानी क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा पौधा। फिर आपका जो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि संकर लंबा पौधा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। फिर आपका कैपिटल स्मॉल टी जब कैपिटल टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा संकर लंबा पौधा। और फिर जब आपका स्मॉल टी मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध बौना पौधा। तो इसमें आप लोग बता सकते हो जो फिनोटाइप अनुपात है वो आपका है 3:1। ठीक है, एक प्रभावी लक्षण ज्यादा दिखाई दे रहा है और अप्रभावी लक्षण 1 है। जीनोटाइप अनुपात में आप बता सकते हो कि 1:2:1, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है
शुद्ध लंबा पौधा, ये आपके संकर लंबे पौधे और ये आपका बौना पौधा है, शुद्ध बौना पौधा। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को मानव में विषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपका जो चैप्टर होता है मानव जन्म, उस चैप्टर में ये क्वेश्चन जो आपका होता है वो लघु उत्तरीय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो इसे आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे, उत्तर फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि नर मानव में विषण शरीर से बाहर विषण कोश में उपस्थित होते हैं। विषण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है, अतः जन्म के समय विषण अपने मूल स्थान से हटकर विषण कोश में आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन ये, और आंसर भी बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपका विषण होता है वो शरीर से बाहर उपस्थित होता है, विषण कोश में उपस्थित होता है। अब ये विषण कोश में क्यों उपस्थित होता है, शरीर से बाहर क्यों होता है विषण, तो आपको ये चीज समझ लेना है कि जो शरीर का तापमान होता है, शरीर का तापमान ज्यादा होता है और विषण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब जो शरीर का तापमान ज्यादा होता है तो उस पर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है, और जो विषण कोश होता है उसका तापमान कम होता है तो उस पर ही आपका शुक्राणु का निर्माण संभव है। इसी की वजह से जो आपका विषण कोश होता है उसी में आपका विषण आ जाता है। जन्म के समय जो आपका विषण होता है वो विषण कोश में आ जाता है, और क्योंकि आपको पता है कि विषण में ही आपका कह सकते हैं कि नर युग्म का निर्माण होता है, इसीलिए जरूरी होता है यदि आपका बाहर नहीं आएगा, यानी कि कहने का मतलब विषण कोश में नहीं आएगा, तो फिर वहां पर कह सकते हैं कि शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं, क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा होता है और विषण कोश का कम होता है। इसी की वजह से विषण आपका जो होता है विषण कोश में आ जाता है। ये सारी चीजें इस प्रश्न में मैंने आपको बताई, उत्तर में बताई, तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। सारी चीजें मैंने आपको समझाई दी कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है। तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। यदि क्वेश्चन आता है, इतना आप लोग करोगे, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी एक नंबर आपका कटेगा नहीं। तो इतना आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर एवं समानता लिखिए। ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन यदि आपसे अंतर में नहीं पूछेगा तो अलग अलग करके पूछा जा सकता है कि शुक्राणु जनन क्या होता है, अंडाणु जनन क्या होता है। तो इसे आपको अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आपसे अंतर में नहीं पूछेगा तो अलग अलग करके पूछेगा, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए आपको इसे तैयार करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर हेडिंग लगाएंगे कि शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में निम्नलिखित अंतर है। तो अंतर में सबसे पहले आप लोग शुक्राणु जनन इधर लगाओगे हेडिंग, और अंडाणु जनन का इधर हेडिंग लगा दोगे। फिर आप लोग पहला अंतर बताओगे शुक्राणु जनन में कि यह प्रक्रिया जो होती है वो विषण में होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शुक्राणु जनन जो होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु का निर्माण आपका विषण में होता है। तो इसीलिए आप बता सकते हो कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है आपकी विषण में होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें हो गया है। उसी में अंडाणु जनन में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि यह प्रक्रिया आपकी अंडाशय में होती है। तो इन दोनों जो पॉइंट मैंने बताया पहले पहले, इन दोनों को अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शुक्राणु जनन में आपका अगला पॉइंट हो जाता है कि इसमें वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है, और वहीं पर अंडाणु जनन में इसमें वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी होती है। बहुत ही सिंपल सा है, इसे भी आपको समझ लेना है। लास्ट में आप लोग बताओगे शुक्राणु जनन में कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वहीं पर यदि हम लोग अंडाणु जनन की बात करेंगे तो प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु और 2 या 3 ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या अंतर होता है आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग इन दोनों में समानताएं समझेंगे कि इनमें समानताएं क्या होती हैं। तो समानताएं सबसे पहले आप लोग इसका हेडिंग लगाओगे समानताएं का, कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में समानताएं। तो उसमें आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि दोनों क्रियाएं 3 अवस्था में पूर्ण होती हैं, यानी कि जो दोनों क्रियाएं होती हैं शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, ये आपकी 3 प्रावस्था में पूर्ण होती हैं। तीनों प्रावस्था आपकी इस प्रकार से होती है। पहला आपका होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा आपका होता है वृद्धि प्रावस्था, तीसरा आपका होता है परिपक्वन प्रावस्था। तो इस प्रकार से जो आपका शुक्राणु जनन होता है उसमें भी ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, और अंडाणु जनन में भी ये तीनों आपकी अवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट हो गया समानता में। और दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग बताएंगे कि दोनों क्रियाओं में मुख्य भूमिका अर्धसूत्री विभाजन की होती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही आपका शुक्राणु या फिर अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये चीजें आप लोग समझ गए पर टिप्पणी लिखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका होता है, तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को पहले अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, उसके बाद हम लोग उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो इसके उत्तर में आप लोग बताओगे कि अनिषेक फलन शब्द नैल ने दिया, यानी कि अनिषेक फलन जो शब्द है इसका नाम जो है वो उन्होंने नैल ने दिया था। सामान्यतः जो निषेचन होता है इसके बाद जो आपका अंडाशय होता है वो फल में परिवर्तित होता है,
लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सामान्यतः ऐसा होता है कि निषेचन के बाद जो आपका अंडाशय होता है वो आपका फल में परिवर्तित होता है। लेकिन प्रकृति में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बिना निषेचन के ही जो आपका अंडाशय होता है वो आपका फल में विकसित हो जाता है। तो यह क्रिया ही आपकी अनिषेक फलन कहलाती है तथा इस क्रिया के तहत जो फल बनते हैं उन फल को हम लोग अनिषेक फल बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग केला, पपीता, संतरा, नाशपाती आदि को हम लोग अनिषेक फल के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अनिषेक फलन जो आपका क्वेश्चन था वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। उसका आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। और यदि आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, वो क्या हो जाता है, त्रिसंलयन क्या है या कहाँ और कैसे होता है। या फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो द्विनिषेचन का जो क्वेश्चन होता है तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए यदि आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहना और जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी को नोट करते हुए चलना, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है ये 5-6 बार आपके बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और इसकी इस बार भी संभावना बहुत ज़्यादा है आने की। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे कि आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणकोश में पराग नलिका से मुक्त एक अगुणित नर युग्मक अगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित यानी कि 2n युग्मनज का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उसमें भ्रूणकोश में पराग नलिका से एक जो आपका अगुणित नर युग्मक होता है वो आपका अगुणित अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है और युग्मनज का निर्माण करता है। यह क्रिया जो आपकी होती है वो आपकी संयुग्मन कहलाती है। जबकि जो आपका दूसरा नरिमक होता है वो आपका द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक यानी 2n जो पहले से ही होता है उसके साथ त्रिगुणित मिलकर के त्रिगुणित यानी कि 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यही प्रक्रिया आपकी त्रिसंलयन कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें आपका 2 बार निषेचन होता है। पहली बार कब होता है, पहली बार जब आपका होता है जो आपका नर युग्मक होता है वो आपका जब अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है तो उसे हम लोग पहली बार निषेचन बोलेंगे। और ये आपका 2n यानी कि युग्मनज का निर्माण करता है। यह क्रिया आपकी संयुग्मन कहलाती है। उसके यहाँ पे आपका जो दूसरा नरयुग्मक होता है आपका द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक यानी कि जो पहले से ही 2n होता है उसके साथ मिलकर के त्रिगुण 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया आपकी त्रिसंलयन कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको त्रिसंलयन क्या होता है समझ गए होंगे। आगे आप उसमें बताओगे इस प्रकार दोनों नरयुग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात जो निषेचन होता है वो 2 बार होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं द्विनिषेचन। तो इसीलिए हम लोग इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसके बाद में हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो एक बार आप लोग सबसे पहले से अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो जल्दी से। तो अब हम लोग इस पेज को हटा देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट का टी लगा देना है, क्योंकि ये जो आपका परागण है ये आपका अलग से भी पूछा जा सकता है और निषेचन भी आपका अलग से पूछा जा सकता है और अंतर में भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर अलग अलग से पूछेगा तब भी आप लोग उसका उत्तर बता पाओगे और अगर एक साथ यदि आपसे डिफरेंस बिटवीन में पूछ लेगा तो भी आप लोग उसका आंसर बता पाएंगे। तो सबसे पहले यदि हम लोग परागण की हेडिंग लगाएंगे इस प्रकार से, फिर हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे परागकण में कि परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है वो आपकी परागण कहलाती है। यानी कि परागण की परिभाषा क्या होती है कि परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है उसे ये हम लोग परागण बोलते हैं। उसी में यदि हम लोग निषेचन की बात करेंगे तो निषेचन में आपका पहला पॉइंट हो जाता है कि अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का संलयन ही आपका निषेचन कहलाता है। यानी कि जब आपका नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं। ये दोनों में आपका पहला पहला पॉइंट हो गया। आगे हम लोग परागण में दूसरा पॉइंट बताएंगे कि यह 2 प्रकार का होता है। यानी कि जो परागण होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्वपरागण, दूसरा आपका होता है परपरागण। अब निषेचन की बात करेंगे तो निषेचन भी आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है एकल निषेचन और एक आपका होता है द्विनिषेचन, ठीक है। इस प्रकार से आपका 2-2 पॉइंट हो गए। वहीं पर यदि हम परागण की में तीसरा पॉइंट की बात करेंगे तो तीसरा पॉइंट आपका हो जाता है कि यह अनेक माध्यमों में होता है। यानी कि जो आपका परागण होता है आपका अनेक माध्यमों से होता है, जैसा कि वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया आदि से आपका परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है। वहीं पर यदि हम निषेचन की बात करेंगे तो इसमें आपका माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। फिर इसमें परागण में जो आपका लास्ट पॉइंट हो जाता है आपका हो जाता है कि यह क्रिया बीजांड के बाहर होती है। यानी कि जो परागण की जो क्रिया होती है वो बीजांड के बाहर होती है
और वहीं पे यदि हम निषेचन की बात करेंगे तो निषेचन की जो क्रिया होती है वो आपकी बीजांड के अंदर होती है। तो इस प्रकार से आपका जो परागण और निषेचन का जो क्वेश्चन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, आपका हो जाता है कि आवृतबीजी पादप के पुष्प के बीजांड की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है ये, और ये चित्र आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए यदि आप लोग 2024 की बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपको इसको चित्र को अच्छे तरीके से बना लेना है, और चित्र इस प्रकार से बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो इसको मैं एक बार फिर से आपके सामने बना करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात ना हो। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से आपके सामने बना करके इस प्रकार से दिखा दूंगा। तो हम लोग को चित्र क्या बनाना है, हमको चित्र बनाना है आवृतबीजी पादप के पुष्प के बीजांड का लंब काट का हम लोग को नामांकित चित्र बनाना है इस प्रकार से। ठीक है, तो चित्र हम लोग बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसमें एक तरीका आप लोग देखोगे किस प्रकार से आपको ये चित्र बनाना है, वो आप लोग को यहाँ पर आइडिया आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। सबसे पहले आप इसको बनाओगे भ्रूणकोश को, इस प्रकार से हो गया। अब भ्रूणकोश में आप लोग जानते हैं कि 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं और एक कोशिका बीच में होती है। इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं। इस प्रकार से आपका हो गया। नीचे की कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है और ऊपर की कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से बनाएंगे, ये आपका हो जाता है अध्यावरण। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बनाओगे। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको बनाने का, कोई इसमें मंत्र थोड़ी पढ़ना है। इस प्रकार से आपका ये बीजांड हो गया। उसके यहाँ पे हम लोग इसका नामकरण कर देना है। ठीक है, नामकरण हम लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इस वाली चीज को हम लोग क्या बताएंगे, जो आपका द्वार दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं, बीजांड द्वार। ठीक है, अब जो बीजांड द्वार की जो अपोजिट वाली साइड होती है, यहाँ पर जहाँ पर अध्यावरण नहीं होता है, ये जो अपूर्ण होता है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निभाग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ये चीज जो आपकी क्या होती है, इसे हम लोग अध्यावरण बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, अध्यावरण। इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर आपका जो ये 3 कोशिकाएं होती हैं, इन तीनों कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिमुख, प्रतिमुख कोशिकाएं। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है, प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं हम लोग उसको। फिर आपको जो ये अब जो बीच में वाला जो कोशिका होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस कोशिका को हम लोग बोलते हैं द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक बोलो, या फिर आप लोग द्वितीयक कोशिका बोल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, द्वितीयक आप लोग कोशिका बता सकते हो इस प्रकार से। फिर जो आपका नीचे की जो कोशिकाएं होती हैं, ये वाली कोशिकाएं, इसकी जो अगल बगल वाली कोशिका होती है, इसको हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं, सहायक। और जो बीच वाली कोशिका होती है, इसको हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। ठीक है, जो आपका मादा युग्मक होता है। इस प्रकार से आपका यहाँ पर हो गया। उसके यहाँ पे आपका जो ये चीज होती है, इसे हम लोग बीजांड वृंत बोलते हैं। और बीजांड वृंत जहाँ से आपका जुड़ा होता है, इसको हम लोग नाभिका बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस चित्र में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी हैं। कोई भी यदि आपको डाउट होता है तो आप लोग वीडियो को पीछे पीछे करके देख सकते हो आराम से, कोई भी यहाँ पर कोई समस्या नहीं आने वाली है। सारी चीज़ें आप लोग समझ ही गए होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है वो आपका होने वाला है कि अवशेषी अंग क्या है, मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए, या किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसीलिए आपको यहाँ पर IMP का टिक लगा देना है, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और 2024 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अवशेषी अंग क्या होता है, और साथ ही में हम लोग को ये भी बताना है कि मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का हम लोग को उल्लेख भी करना है। यानी कि हम लोग को सबसे पहले ये बताना है कि अवशेषी अंग क्या होता है, उसके बाद में फिर हम लोग बताएंगे कि मनुष्य में 4 अवशेषी अंगों का हम लोग उल्लेख करेंगे। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार से बताएंगे कि ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हों, अवशेषी अंग कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कुछ अंग ऐसे हैं शरीर में हमारे जो कि पहले के समय में कार्य किया करते थे लेकिन फिलहाल वो कार्य करना बंद कर चुके हैं, तो उन्हें हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। ठीक है, परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हों तो उसे ही हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। अब अवशेषी अंगों का जो
अवशेषी अंगों का जैव विकास में महत्वपूर्ण प्रमाण है, यानी कि जो आपका अवशेषी अंग है उनका जैव विकास में महत्वपूर्ण प्रमाण है, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग मनुष्य के जो 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख है उसे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आता है कृमि रूप परिशेषिका। तो कृमि रूप परिशेषिका क्या होता है, तो इसमें हम लोग बताएंगे कि यह शाकाहारी जीवों में होती है। इसके द्वारा सेल्यूलोज का पाचन होता है, परंतु मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी प्राणी थे, लेकिन सेल्यूलोज की कमी होने के कारण यह एक अवशेषी अंग के रूप में रह गया। यानी कि जो आपका कृमि रूप परिशेषिका था, ये पहले यूज में होता था, लेकिन अब ये आपका एक अवशेषी अंग के रूप में ही रह गया है। तो इस प्रकार से जो आपका पहला पॉइंट था आपका अवशेषी अंग का, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा जो अगला पॉइंट हो जाता है अवशेषी अंग का, वो आपका हो जाता है निमेषक पटल। तो निमेषक पटल क्या होता है, इसे भी समझ लीजिए। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि यह मनुष्य के नेत्र के भीतर पाई जाती है, लेकिन यह मानव के लिए अनुपयोगी है, परंतु मेढक, पक्षी आदि के लिए उपयोगी है। यानी कि जो निमेषक पटल है वो आपका मनुष्य के नेत्र के भीतर पाई जाती है, लेकिन वह एक अवशेषी अंग है, क्योंकि मनुष्य के लिए यह आपका अनुपयोगी, यानी कि इसका कोई भी उपयोग नहीं है। वहीं पर यदि हम लोग मेढक और पक्षी की बात करें तो उनके लिए निमेषक पटल जो है आपका उपयोगी है। तो इस प्रकार से निमेषक पटल भी आपका एक अवशेषी अंग है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो यहाँ तक आपके 2 महत्वपूर्ण आपके अवशेषी अंग कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग अगले जो आपका अवशेषी अंग है उसको हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें हमारा जो अगला अवशेषी अंग हो जाता है वो आपका हो जाता है अक्लदांत। तो अक्लदांत क्या होता है, तो उसमें आप लोग बताएंगे कि यह मनुष्य में तृतीय मोलर दंत की उपस्थिति होती है। ये एक अवशेषी अंग के रूप में होते हैं, यानी कि जो अक्लदांत होता है वो मनुष्य में एक अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहले बताया अवशेषी अंग के बारे में। तो अवशेषी अंग की परिभाषा में आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि ऐसे अंग जो पहले कार्य किया करते थे परंतु अब केवल अवशेष के रूप में रह गए हों, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उसके बाद में फिर हम लोगों ने अवशेषी अंगों के 3 पॉइंट को यहाँ पर देखा। पहला था आपका कृमि रूप परिशेषिका, तो ये भी आपका पॉइंट हो गया उसका। फिर दूसरा था आपका निमेषक पटल और तीसरा था आपका अक्लदांत। आगे हम लोग एक पॉइंट में बता सकते हैं कि कीवी और शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जिनके पंख तो होते हैं परंतु उनमें उड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझ लेना है। उसके बाद फिर आपका जो चौथा आपका जो हो जाता है अवशेषी अंग, वो आपका हो जाता है कर्ण पल्लव पेशियां। ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि मनुष्य में अक्रिय तथा अवशेषी होती है, यानी कि जो आपका कर्ण पल्लव पेशियां होती हैं जो कि आपके कान में पाई जाती हैं, वो आपके मनुष्य में अक्रिय तथा अवशेषी होती हैं। तो इस प्रकार से आपके यह क्वेश्चन जो था पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग से क्वेश्चन पूछा गया था कि अवशेषी अंग क्या है, मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए, ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले अवशेषी अंग की परिभाषा के बारे में बताया और उसके बाद में फिर हम लोगों ने बताया कि आपका जैव विकास को प्रमाणित करता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बताया कि जो आपके अवशेषी अंग थे, मनुष्य के 4 अवशेषी अंग, जिनमें आपका पहला था कृमि रूप परिशेषिका, इसकी परिभाषा को मैंने आपको समझा दिया। दूसरा था इसमें आपका निमेषक पटल, इसे भी मैंने आपको समझा दिया। तीसरा था आपका अक्लदांत, इसे भी मैंने आपको समझा दिया, इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। और लास्ट वाला जो आपका था वो आपका था कर्ण पल्लव पेशियां, तो इसे भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये चारों पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो और उसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन होगा पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। क्या है और जैव विकास में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाएंगे और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि उत्परिवर्तन क्या है और जैव विकास में इसके महत्व पर हम लोग को प्रकाश भी डालना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि जैव विकास में किस प्रकार से आपका महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसका उत्परिवर्तन जो आपका होता है, इसकी हम लोग सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं कि उत्परिवर्तन आखिर होता क्या है। तो उत्परिवर्तन की परिभाषा में बताओगे आप लोग कि अचानक आने वाले बड़े परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। यानी उत्परिवर्तन में होता ऐसा है कि इसमें क्या होता है, जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक आ जाते हैं और बहुत बड़े परिवर्तन आ जाते हैं। तो जो जो कि आपके अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं, यानी कि अगली पीढ़ी में भी जाते हैं, वही आपका उत्परिवर्तन कहलाता है। तो इस प्रकार से जो उत्परिवर्तन होता है उसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी है। उसके बाद में फिर उत्परिवर्तन के बारे में और भी जानकारी हम लोग नीचे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग इसमें पॉइंट याद करेंगे कि जातीय लक्षणों में होने वाले इन आकस्मिक वंशागत परिवर्तनों को डी व्रीज
ने उत्परिवर्तन कहा, यानी कि जो डी व्रीज थे उन्होंने ही उत्परिवर्तन की खोज की थी और उन्होंने ही उत्परिवर्तन के संबंध में सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो इस प्रकार से आप लोग इसमें बताओगे कि जातीय लक्षणों में होने वाले इन आकस्मिक वंशागत परिवर्तनों को ही डी व्रीज ने उत्परिवर्तन कहा और सन 1901 ईस्वी में इन्होंने इस संबंध में एक उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि आप लोग बताओ कि उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो आप लोग बता सकते हैं कि डी व्रीज ने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से ये आपका बहुविकल्पी में भी प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार से आप लोग इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे आप उसमें बताओगे कि जाति का प्रथम सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन होता है वो आपका उत्परिवर्तक है, यानी कि ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि वो आपका म्यूटेंट है, यानी कि जाति का जो प्रथम सदस्य होगा जिसमें आपका उत्परिवर्तन होगा वो आपका उत्परिवर्तक या फिर म्यूटेंट होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे आप उसमें बताएंगे कि उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं तथा लाभदायक या हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि जो आपका उत्परिवर्तन होता है वो आपका अनिश्चित होता है, यानी कि कब होगा कैसे होगा ये आपको पता नहीं चलेगा, अचानक से हो जाएगा और अचानक से बड़े परिवर्तन आपके शरीर में या फिर जिसमें भी होगा वो अचानक से उत्पन्न हो जाएंगे बड़े परिवर्तन, तो उसको हम लोग उत्परिवर्तन बोलेंगे। और जो आपका उत्परिवर्तन होता है आपका लाभदायक भी हो सकता है और हानिकारक दोनों प्रकार के आपके हो सकते हैं, यानी कि लाभदायक भी उत्परिवर्तन हो सकता है आपका और हानिकारक भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। आगे आप उसमें बताओगे कि उत्परिवर्तन किसी जीन विशेष में होते हैं, यानी कि जो आपका उत्परिवर्तन होता है आपका किसी जीन विशेष में होता है जिससे जनन द्रव्य में परिवर्तन होते हैं अतः अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो उत्परिवर्तन होता है वो किसी जीन में होता है जिससे जनन द्रव्य में परिवर्तन होता है अतः अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उत्परिवर्तन के बारे में बहुत सारी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त करी है और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर हम लोग इसमें बात करेंगे कि उत्परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्परिवर्तन आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है जीन उत्परिवर्तन जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीन म्यूटेशन, और दूसरा आपका इसमें हो जाता है गुणसूत्र उत्परिवर्तन जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और इसमें जो आपका लास्ट होता है आपका हो जाता है गुणसूत्र समूह उत्परिवर्तन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीनोमैटिक म्यूटेशन। तो इस प्रकार से उत्परिवर्तन के 3 प्रकार होते हैं, मैंने आपको तीनों प्रकारों के बारे में बता दिया है, तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। और ये अगर क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो आपको सबसे पहले उत्परिवर्तन की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद फिर ये सारी जानकारी भी आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद में आप लोग लिखोगे इसमें उत्परिवर्तन के 3 प्रकार और तीनों प्रकारों के बारे में आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो। क्योंकि ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है तो इतनी सारी चीज़ें आपको लिखनी ही पड़ेंगी, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इतनी सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम तो इसमें अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पहला तो पूछा गया था कि उत्परिवर्तन क्या है और दूसरा इसमें पूछा गया था कि जैव विकास में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो उत्परिवर्तन क्या है मैंने पूरा आपको डिटेल में समझा दिया है। अब हम लोग जैव विकास में इसके महत्व पर बात करेंगे, यानी कि जो आपका उत्परिवर्तन होता है उसका जैव विकास में किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है उसको हम लोग अब समझेंगे। तो इसमें आप लोग आगे बताओगे कि जैव विकास की क्रियाविधि में उत्परिवर्तन का महत्व, क्योंकि जैव विकास जो होता है यानी कि जीवों का विकास, उसमें आपका उत्परिवर्तन का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसको किस प्रकार से आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे कि उत्परिवर्तन के कारण जीवों में विकासशील विभिन्नताएं कम समय में उत्पन्न हो जाती है, यानी कि क्या होता है कि जब उत्परिवर्तन होता है तो उसके कारण जीवों में जो विकासशील जो विभिन्नताएं होती हैं जो बहुत ज़्यादा समय में उत्पन्न होती हैं वो बहुत ही कम समय में यहाँ पर उत्पन्न हो जाती हैं उत्परिवर्तन के कारण। तो इस प्रकार से जो पहला पॉइंट हो जाता है वो जैव विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको इसे बता दिया, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उत्परिवर्तन के कारण जीवों में विकासशील विभिन्नताएं जो आपकी होती हैं वो बहुत ही कम समय में उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता ही था कि जो उत्परिवर्तन की परिभाषा मैंने आपको बताया ही था कि अचानक होने वाले जो बड़े परिवर्तन होते हैं उसे ही हम लोग उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो इसी वजह से हम लोग बता सकते हैं कि जीवों में विकासशील जो विभिन्नताएं होती हैं बहुत कम समय में उत्पन्न हो जाती हैं उत्परिवर्तन के कारण। तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें आपका हो जाता है कि एक जनजाति से कई मिलती जुलती जातियां उत्पन्न हो जाती हैं और संयोजी कड़ियों की उपस्थिति को उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा सहज ही समझा जा सकता है। यानी कि जो आपका उत्परिवर्तन होता है इसकी सहायता से एक जनजाति से कई मिलती जुलती जातियां उत्पन्न हो जाती हैं और संयोजी कड़ियों की उपस्थिति को ही हम लोग उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा सहज ही समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आपके यहाँ पर हो गए। तीसरे पॉइंट में आप लोग यहाँ पर बताओगे कि कृत्रिम उत्परिवर्तन द्वारा अनेक उन्नत फसलों की प्रजातियां तैयार की गई हैं, यानी कि इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे पेश में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखा कि जो आपका कृत्रिम उत्परिवर्तन होता है उसके द्वारा हम लोगों ने अनेक उन्नत फसलों की प्रजातियां तैयार की गई हैं। जैसे कि आपका हो गया गामा जो किरणें होती हैं कि गामा किरणों की सहायता से जो गेहूं की सोनारा
64 होती है और सरबती 64 किस्में होती हैं, उसको तैयार किया गया। और साथ ही में आपका कार्बोसिन नामक रसायन से आपका गेंदा, जीनिया आदि के बड़े पुष्प वाले पादप आदि प्राप्त किए गए, यानी कि जीन परिवर्तन के कारण ये सारी चीजें संभव हो पाई हैं। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है। अब इसमें जो हमारा लास्ट पॉइंट हो जाता है वो आपका होता है लघु परिवर्तन जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यानी कि इसमें जो आपका चौथा पॉइंट हो जाता है जैव विकास की क्रियाविधि में उत्परिवर्तन के महत्व का, वो आपका हो जाता है कि लघु परिवर्तन जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इनसे पूर्वज तथा नई जाति के बीच की अवस्थाएं जैसे कि प्रजाति तथा उपजाति के बनने के कारण ज्ञात हो जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है आपका उत्परिवर्तन का। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लघु परिवर्तन जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इनसे पूर्वज तथा नई जाति के बीच की जो अवस्थाएं होती हैं जैसे कि प्रजाति तथा उपजाति ये बनने के कारण ज्ञात हो जाते हैं, यानी किस प्रकार से उनमें बनने का कारण होता है, विभिन्नताएं होती हैं, वो हम लोग को यहाँ से पता चल जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है वो आपका होने वाला है कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका होता है, इसीलिए आपको यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा लेना है। उसके बाद में फिर हम लोग इसका उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें बताएंगे कि डीएनए का रासायनिक संगठन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डीएनए है उसका रासायनिक संगठन किस प्रकार से है। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग से कि डीएनए का रासायनिक संगठन बताइए, तो उसमें आप लोग ये चीज बता सकते हो। तो आप लोग बताओगे डीएनए का रासायनिक संगठन, सबसे पहले हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखोगे पहला पॉइंट, इसमें शर्करा डालोगे, उसके बाद फिर लिखोगे आप लोग कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आप तो इसमें बताओगे फास्फेट समूह, तो इसमें आप लोग बताओगे कि फास्फोरिक अम्ल जो कि आपका H3PO4 के रूप में होता है, यानी कि फास्फोर समूह में आपका फास्फोरिक अम्ल के रूप में होता है। इस प्रकार से आपका समझ में आ गया। अगला पॉइंट इसमें हो जाता है नाइट्रोजनी क्षारक। तो नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है प्यूरिन और एक आपका होता है प्रिमिडीन। तो प्यूरिन में आपका एडेनिन और ग्वानिन होता है और प्रिमिडीन में आपका थाइमिन और साइटोसिन होता है। तो ये चीज जो आपकी हो गई, सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लो अपनी कॉपी में। ये आपका हो जाता है डीएनए का रासायनिक संगठन। तो डीएनए का रासायनिक संगठन आप लोग नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग ये जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, उस हम लोग संरचना के बारे में समझते हैं। तो यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग बताओगे वाटसन एवं क्रिक मॉडल। तो वाटसन एवं क्रिक मॉडल में आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगाओगे, उसका फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी हुई द्विकुंडलित सर्पिलाकार या सीढ़ीनुमा संरचना होती है, यानी कि जो डीएनए होता है वो आपका पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी हुई द्विकुंडलित और साथ ही में सर्पिलाकार या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सीढ़ीनुमा संरचना होती है, जो कि संरचना अभी हम लोग आगे देखेंगे चित्र के माध्यम से। सबसे पहले आप लोग पॉइंट को नोट कर लो। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि जिसमें एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन से ठीक सामने जुड़ा होता है, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आपका एक प्यूरिन होता है वो आपका एक पिरिमिडीन से ठीक सामने जुड़ा होता है। अगला पॉइंट इसमें आप लोग बताओगे कि जिसमें आपका एडेनिन जो आपका होता है, जिसे हम लोग एक कहते हैं इस प्रकार से, उसका फिर जो आपका थाइमिन होता है जो कि एक पट्टी होता है के साथ दो हाइड्रोजन बंध से तथा ग्वानिन साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका एडेनिन होता है वो आपका थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बंध से जुड़ा रहता है, और जो आपका ग्वानिन होता है आपका साइटोसिन से तीन हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे भी आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। आगे आप लोग इसमें बताओ कि इसके प्रत्येक सामाक्षर की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है तथा प्रत्येक 10 सामाक्षर के बाद एक ऐंठन करता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस प्रकार से इतने पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद में फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं और उसमें हम लोग चित्र को देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए वाटसन क्विक मॉडल के बारे में। उसके बाद हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। तो अगले पेज में हमारा एक पॉइंट और बचा हुआ है इसमें। तो उसमें आप लोग बताएंगे कि जिसकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है तथा इसकी चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉन होती है। डीएनए के घुमाव में एक दीर्घ खांच व लघु खांच होती है। तो इस प्रकार से आपका ये डीएनए की संरचना होती है, जिसमें आपका इस प्रकार से आप लोग देखेंगे ये आपका होता है दीर्घ खांच और ये आपका होता है लघु खांच, और ये आपका होता है जो इसकी दूरी होती है वो कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉन होती है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था कि वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित द्विकुंडलीय डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ों को समझा दिया है, चित्र भी बता दिया है। तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो, अच्छे तरह से समझ लो। उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।